तो देखिए आज की हमारी जो कहानी है, उस कहानी में जो कातिल है, उस कातिल को लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा मिलती है। ऐसा बहुत ही कम केस होता है जिसमें उम्र कैद की सजा तक मिले। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करता हूँ, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हम लोगों की यूट्यूब पे लगभग 110 लोगों की छोटी सी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ मैं। तो हमारी ऐसी कहानी है साल 2017 की। जगह बुलंदशहर का एक गांव है, अर्जवा गांव। साल 2017, तारीख है अप्रैल, 9 अप्रैल। तो ये परिवार जिसकी कहानी है वो एक किसान है। किसान का घर है तो खेती बाड़ी अप्रैल के महीने में होती है, मतलब खेत धान वगैरह करता है। तो यही 9 अप्रैल की सुबह इस घर में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है योगेंद्र, वो सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच जाता है अपने खेत, ताकि फसल काट सके, क्योंकि सूरज उगने से पहले वो काट के वापस आए, क्योंकि धूप काफी बढ़ जाती है तो गर्मी लगती है। तो सुबह 5 5 बजे, लगभग 4 से 5 के बीच जाता है। अब योगेंद्र चला जाता है खेत, तो उसके बाद समय गुजरता जाता है। समय बच जाता है 7। अब इसके घर में इसके जो फादर है, जिनका नाम है रतन पाल सिंह, वो उसकी बीवी मंजू, ये लोग देखते ही 7 बजे तक वापस आए नहीं, जबकि आमतौर पे आ जाना चाहिए। अब कोई बात नहीं, लोग इंतजार करते क्योंकि वो नाश्ता का टाइम हो जाता है। लेकिन जब 8 9 बजे तक नहीं आता वो योगेंद्र, तो अब वो लोग सोचते चलो एक बार जाके हम देख लेते हैं। मुझे लगता है कि काम में शायद कुछ ज्यादा मन लग गया आज, और इसलिए वो लगातार खेत काटे जा रहा है। अब रतन पाल चले जाते हैं खेत। अब बेटा का आवाज लगाते, योगेश कहाँ हो तुम? लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं। अब रतन पाल जो है, उनके फादर योगेश के, वो लगातार आवाज लगा लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। इधर उधर देखते भी है लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है। अब तमाम जो आसपास लोग थे खेत में, सभी से बोलते थे मेरे बेटा को देखिए, आवाज नहीं, आवाज देने पे भी नहीं आ रहा है। अब तमाम लोग आवाज देते हैं लेकिन कहीं नहीं आ रहा है, कहीं दिख नहीं रहा है। अब पिता परेशान होते हैं। अब जब अब जब कुछ दूर आगे बढ़ते हैं अपने खेत में, तो देखते हैं कि सामने एक लाश पड़ी है, पूरा खून से लथपथ। उनका कलेजा बैठा जाता है, उन्हें मन तो नहीं होता लेकिन देखने जाते हैं। और जैसे उस लाश के बॉडी मतलब मुड़ा हुआ था, उसको जैसे सीधा करते हैं, वो फौरन रोने लगते हैं, क्योंकि एक लाश उनके बेटे योगेश की थी, आई मीन योगेंद्र की थी। अब तमाम जो गांव वाले थे वो लाश को देख के शौक हो जाते हैं। शौक इसलिए होता है क्योंकि उस लाश को बहुत बुरी तरीके से काटा गया था। मतलब जो भी शख्स था, कत्ल तो क्लियर लगा था देखने से, जो भी शख्स था बहुत बुरे तरीके से उसने मारा था। बॉडी पे कई काटने के निशान थे। अब फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, फोरेंसिक टीम आती है, बॉडी को उठा के ले जाती है। अब देखिए पुलिस को भी समझ में आ जाता है ये एक कत्ल का मामला है, क्योंकि बॉडी पे इतना सारे निशान देखने से क्लियर पता चल जाता है कि जिस शख्स ने भी मारा है, बहुत बुरी तरीके से मारा है, बदला लेने के भाव से मारा है। अब पहले पुलिस संभालती है, परिवार को इन्फॉर्म किया जाता है, उसके घर में जो भी उसकी माँ थी, बहन थी, भाई था, बीवी, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया। अब पूरा परिवार जब थोड़ा संभलता है, पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट आ जाती है इधर की, बहुत बुरी तरीके से मारा गया, जो भी मारा है किसी ने बदला लेने के ख्याल से ही मारा है। इतनी बेरहमी से हत्या कोई ऐसे नहीं करता, एक दो कट नहीं थे, बहुत कट थे। अब सबसे पहले रतन पाल यानी कि उसके जो मरा योगेंद्र, उसके पापा से पूछा जाता है कि आपकी किसी से दुश्मनी है, आपको किसी पे शक है? तो रतन पाल 3 लोगों का नाम देते हैं, कहते कि हाँ सर ये 3 लोग हैं जिनको मैं खेत से रिलेटेड विवाद चला था। उन्होंने कहा भी था कि तुम्हें नहीं तो तुम्हारे बेटे को मैं मार दूंगा, हो सकता है इन्होंने मार दिया हो। तो बोले कि क्यों मार दिया हो, आखिर आखिर दुश्मनी क्या है? तो ऐसा खेत को लेके कोई विवाद चल रहा है, जिसमें उसने क्लियर हमें धमकाया था कि तुम्हें या तुम्हारे बेटे को मार देंगे। अब पुलिस के पास पुलिस को दिख रहा है कि एक अच्छा मोटिव है, खेत उसके मालूम में अक्सर कोई लोग मार देता दुश्मनी। लाश भी खेत में मिली, मारा भी खेत में गया। और चूंकि 4 5 बजे के सुबह का जाने का टाइम था, तो ये सभी को तो पता होगा नहीं, जो यहाँ इधर का होगा उसी को पता होगा कितना सुबह वो निकला है। अब पुलिस फौरन वो 3 लोगों को उठाती है और अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करती है। लेकिन देखिए कोई कुछ उगलता नहीं है। अब पुलिस थोड़ा और टॉर्चर करती है, अपने हर तरीके को आजमाती है उन 3 लोगों पे, जिससे वो लोग सच बोल रहे हैं। लेकिन अफसोस कि ना ही वो सच बोलते हैं और ना ही वो हल्का सा लड़खड़ाते हैं। अब पुलिस को भी लगता है कि और कोई कातिल होता है तो अक्सर उसकी जवान लड़खड़ाती है इतनी धुनाई के बाद। तो ये लोग जवान लड़खड़ा नहीं, लगातार बोले कि हमने नहीं किया, हमें नहीं पता, वो तो बस गुस्से में मैंने बोल दिया था।
अब मजबूरन पुलिस को छोड़ना पड़ता है। अब वो 3 लोगों को छोड़ देते हैं। अब पुलिस बोलते है अब बाहर तो हमने देख लिया, अब थोड़ा पूछताछ करते हैं घर वालों के बारे में कि घर में ही किसी ने इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया, क्योंकि घर से मिली भगत हो सकता है किसी का, क्योंकि इतनी सुबह वो खेत पे गया, इसकी जानकारी आखिर कातिल को कैसे हुई। तब सभी परिवार वालों की गुप्त तरीके से चुपचाप इंक्वायरी की जाती है, उसके बारे में पता कर, चाहे वो बीवी हो चाहे उसके फादर ही क्यों ना हो। इसी इंक्वायरी के दौरान पता चलता है एक बात पुलिस को, तो पुलिस का एक मुखबिर से एक सूचना मिलती है पुलिस को। ये सूचना होती है उसकी बीवी मंजू के बारे में, कि मंजू का एक शख्स मनोज, उस शख्स के साथ उसका अफेयर चल रहा है, वो दोनों में कुछ रिलेशनशिप है। अब पुलिस सुनती है तो शॉक हो जाती है, लेकिन अब थोड़ा डिटेल निकालती है, थोड़ा पर्सनली इन्वेस्टिगेट करती है, तब जाकर पता चलता है कि वाकई में ये बात में दम है। मनोज और जो योगेंद्र की बीवी यानी कि मंजू, दोनों का रिलेशन चल रहा है आपस में, और ये बात गांव में फैली हुई है। अब फौरन पुलिस को लगता है कि कहीं मामला यहीं तो नहीं अटका है, आखिर इन्होंने ही तो कुछ नहीं करवाया। अब पुलिस की शक की जो सुई होती है इन पे डायरेक्ट अटक जाती है। अब जब ये बात पता चलेगी कि ये दोनों लवर है, काफी समय से इनकी कॉल हिस्ट्री को अब निकाला गया, कॉल डिटेल्स को निकाला गया, चैटिंग्स को कुछ निकाला गया, तो चैटिंग्स को देख के क्लियर पता चलता है कि इन लोगों के बीच अफेयर है। कॉल डिटेल को निकाला गया तो एक और अजीब सस्पेक्ट मिलता है, वो ये कि 9 अप्रैल जिस दिन योगेंद्र का कत्ल हुआ, उसी दिन सुबह 4-5 बजे के बीच ही मंजू ने मनोज को कॉल किया और कुछ समय बात किया। तो ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और उसके बाद पुलिस दोनों को उठा लेती है। अब दोनों को उठाने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। ये दोनों बोलते हैं कि नहीं सर, हमने नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह भी फेक है। लेकिन जब पुलिस फिर अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करती है, और देखिए कितना भी बड़ा कातिल क्यों ना हो, जब पुलिस अगर अपने पुलिस अंदाज में पूछताछ करे तो सच उगल ही देता है। तो फिर ये लोग दम तोड़ देते हैं और एक कहानी बताते हैं। और पिछला बार वाला जो शख्स था 3, पुलिस के तोड़ने के बाद उन्होंने सच नहीं बोला, क्योंकि वो लोग वाकई में कातिल नहीं थे, असली कातिल यहाँ घर में ही छुपा बैठा है। तो इन्होंने जो बताया वो आप सुनिए क्या उन्होंने बताया। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। उन्होंने बताया मंजू ने और मनोज ने, इन लोगों की कहानी कुछ ऐसे कई महीने पहले की बात है। ये लोग एक जगह मिले थे, मिलने के बाद इन लोगों का नंबर एक्सचेंज हुआ, नंबर एक्सचेंज के बाद इन लोगों की बातें स्टार्ट हुई। अब देखते देखते ये बात कहीं ना कहीं प्रेम में कन्वर्ट हो गया, मतलब बातें प्यार बन गया, और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और ये बात कहीं ना कहीं देखते देखते गांव में फैलने लगी, क्योंकि कहते हैं ना प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से। तो इसी तरीके से गांव में फैलने भी लगी कि मनोज और मंजू जो है, और मनोज इसी गांव का रहने वाला था। और इधर जो योगेंद्र है और जो मंजू का पति, वो अक्सर जब भी रात में उठा करता तो देखता है कि मेरी बीवी किसी से बात कर रही है, किसी से चैट कर रही है। तो साइलेंट रहता तो वाइब्रेशन मूड में वाइब्रेट करता फोन, कभी कॉलिंग तो कभी मैसेज देखते रहता। तो भाई यूं ही रात को बात करते हुए उसने देख लिया। अब उसे पता चल गया इसके बारे में, मनोज के बारे में, कि उसका बीबी का मनोज से रिलेशन है। अब इसने योगेंद्र ने रोक टोक लगाना शुरू कर दिया कि देखो घर की इज्जत की बात है, तुम मुझसे बात करना बंद करो, बात करना बंद करें तो फोन छीन लेंगे, और घर की इज्जत की बात है तुम भी थोड़ा समझो। लेकिन शायद योगेंद्र थोड़ा लेट हो गया था। मनोज और मंजू की जो लव का सिलसिला था, प्यार का, वो काफी हद तक बढ़ चुका था, और अभी इसका पति ही इसको दुश्मन लगने लगा। और यहीं से एक मर्डर, एक खौफनाक कत्ल का प्लान शुरू होता है। फिर मनोज और मंजू दोनों मिलकर एक कत्ल का प्लान बनाते हैं, और उसमें एक और शख्स इन्वॉल्व होता है। वो शख्स होता है रुपेश, जो कि दूसरे गांव का लड़का शख्स था। अब तारीख आती है 9 अप्रैल 2017। अब सुबह के 4-5 बज जाते हैं, तो मंजू कॉल करती है मनोज को कि मेरा पति निकल गया सुबह सुबह, आज वो अकेले जा रहा है, घर से कोई नहीं जा रहा है, तो एक सही तरीका है, सही टाइमिंग है जब तुम उसको मार सकते हो। अब वो खेत पे पहुंचता है, सबसे पहले रुपेश पीछे से हमला करता है, फिर रुपेश और मनोज मिलकर उसे मारते हैं बुरे तरीके से। उसके मारने के बाद कई सारे फवारे से मारते वो लोग फिर, और कई सारे कट के निशान पड़ते हैं, बहुत बुरे तरीके से मारते हैं। फिर वहां पे दम छोड़ देता है तो वो लोग भाग जाते हैं। अब भागने के बाद रुपेश तो अपना गाँव चला जाता है, लेकिन ये जो मनोज था वो वापस से आता है जब भीड़ लग जाता है, जब गाँव वालों को लाश मिल जाती है, और इस तरीके से केस सॉल्व होता है। लेकिन देखिए केस तो सॉल्व हो गया, अब समय आता है कि इसको कोर्ट में पेश किया जाए, कैसे इस्टेब्लिश किया जाए इस केस को।
तो कोर्ट में जो तमाम सबूत थे उनको रखा गया। सबसे पहले वो फव्वारा जो धो दिया गया था, फिर फोरेंसिक साइंस की मदद से उस फव्वारे पे छोटे माइक्रो चीज से रखने के बाद माइक्रो लेवल पे ब्लड के निशान, फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिससे ये साबित होता है कि रुपेश और जो मनोज है उसने ही मारा है। अब बीवी का इन्वॉल्वमेंट कैसे साबित किया जाए? तो इन्होंने जो सुबह में कॉल किया था 4 से 5 बजे के बीच मनोज को, वो टाइमिंग परफेक्ट मैच करता है मर्डर से। उस चीज को भी कोर्ट में स्टैब्लिश किया गया, रखा गया सबूत के तौर पे, और भी कुछ चीजें को सबूत के तौर पर रखा गया। ये सब चीज साल 2017 में रखा गया था, लेकिन सजा सुनाते सुनाते 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल बाद लोअर कोर्ट का आदेश होता है, जो कि उस समय के जज थे हेमंत कुमार, वो लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद का सजा ऊपर से 7,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं, और इस तरीके से इस कहानी का अंत होता है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।